ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग पॉलिनेशन बाय एनिमल्स कर रहे थे। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। हम लोगों ने पहले ही एबायोटिक और एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट दोनों के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये बात समझ चुके हैं। ठीक है, एबायोटिक एजेंट में कौन कौन होता है? विंड होता है और वाटर होता है। विंड और वाटर की जितनी भी कहानी थी वो हम लोगों को क्या हो चुकी है? क्लियर हो गई है। वाटर के बारे में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑलरेडी समझ ली है कि वाटर से पॉलिनेशन सबसे रेयर होता है। ठीक है, और हमने आपसे बताया था कि वाटर से पॉलिनेशन सबसे रेयर क्यों होता है। तो बहुत कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा और एक कॉमन सेंस आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा। दुनिया में पॉलिनेशन ही इसी बात के लिए आया है, पॉलन ग्रेन ही इसी बात के लिए आया है ताकि उसे वाटर से क्या मिल सके? इंडिपेंडेंसी मिल सके। अगर इस बात को आप बहुत ईजिली आप समझ सकते हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर सोच पा रहे हो। ठीक है, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बहुत क्लियर की है। ठीक है, तो विंड और वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें भी ज़्यादा कॉमन कौन होता है? विंड कॉमन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म बायोटिक एजेंट को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और बायोटिक एजेंट में भी सबसे ज़्यादा, ठीक है, किस ऑर्गेनिज्म को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? इंसेक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इंसेक्ट्स में भी कौन से इंसेक्ट को सबसे ज़्यादा एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट प्लांट्स यूज़ करते हैं? तो बीज को यूज़ करते हैं। बीज में जैसे कि आप लोग जानते हो हनी बी के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होगा? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म किस बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को यूज़ करते हैं? तो आपके सामने जवाब क्या है? बीज है। ठीक है, बीज जो होता है, बीज के केसेस में एक डिसएडवांटेजेस ये होता है कि बीज जो होते हैं वो ऑरेंज और येलो कलर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बीज का जो विज़न होता है वो रेड और ग्रीन के लिए कलर ब्लाइंड होता है। तो उसका जो अल्ट्रा वायलेट जोन वाला विज़न होता है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है। इस वजह से वो ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर को सबसे ज़्यादा क्या करता है? प्रीफर करता है। तो वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। लेकिन हमें पता है ना कि सिर्फ बायोटिक एजेंट में सिर्फ बीज ही नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट है जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आपने पढ़ रखा है कि बीज भी होते हैं, बबल बीज भी होते हैं, उनके अलावा आंट्स भी होते हैं, वैस भी होते हैं, मॉथ भी होते हैं। ठीक है, आपने देखा था सनबर्ड भी होते हैं, हमिंग बर्ड भी होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लार्जर एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें, लीमर्स की बात करें, रोडेंट्स की बात करें, जैको लिजार्ड, गार्जन लिजार्ड, तो ये सारे के सारे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। बस हाँ, जो हम लोग बीज के बारे में बात कर रहे हैं वो बात ये है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो मेन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, जो डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट है, जो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म के द्वारा यूज़ किया जा रहा है वो कौन है? बीज है। तो इससे आपको मधुमक्खियों की, बीज की सिग्निफिकेंस आपको फील हो रही होगी। ठीक है, तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, तो उसे हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? बी के द्वारा होता है। बी में भी आप लोगों को पता है हनी बी। ठीक है, अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के फीचर्स क्या होंगे? अगर आपको याद हो कि जब विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था तो वहाँ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब वहाँ पर जो फ्लावर था वो कलरलेस था, उसे डल फ्लावर कहा गया था। ठीक है, वो नेक्टरलेस था, वो ऑडोरलेस था। ठीक है, वो कलरलेस था। लेकिन यहाँ पर उसे किसे अट्रैक्ट करना है? सीधे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि यहाँ पर फ्लावर कलरफुल होगा और साथ ही साथ वो फ्लोरल रिवॉर्ड्स को भी क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बारे में पता है ना? यूजुअली फ्लोरल रिवॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर। इसके अलावा फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है? टू प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। इसके अलावा फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है? टू नरिश डेवलपिंग लार्वा इन द फॉर्म ऑफ सीड, या टू प्रोवाइड फूड इन द फॉर्म ऑफ सीड टू डेवलपिंग लार्वा। ये सब के सब फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब भी प्लांट और एनिमल पॉलिनेशन होता है तो ये अपने आप में म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पर म्यूचुअलिज्म है वहाँ पर दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे से टाइटली क्या होती है? लिंक होती है। दोनों एक दूसरे के बगैर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो प्लांट और एनिमल, ये जो रिलेशनशिप हम लोग पॉलिनेशन में देखते हैं, ये म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। इसके बारे में आप लोग इकोलॉजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग फीचर्स में ये तो समझ गए कि लार्ज होगा, कलरफुल होगा। ठीक है, यहाँ तक कि रिच इन नेक्टर होगा, नेक्टर और पॉलन से उसे रिच होना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि अगर मान लेते हैं कि कई बार फ्लावर स्मॉल है, अगर कई बार फ्लावर स्मॉल है तो फिर
इंसेक्ट के नज़र में नहीं आएगा। तो इंसेक्ट के नज़र में आने के लिए जब स्मॉल फ्लावर होते हैं तो वो एग्रीगेट होकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस बनाने के बाद वो कॉन्स्पिक्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, ताकि वो इंसेक्ट को और इजीली क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। व्हेन फ्लावर्स स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्वस। उनको और ज़्यादा, कॉन्स्पिक्वस वर्ड का मतलब पता है ना, कॉन्स्पिक्वस का मतलब है कि उसे और ज़्यादा क्लियरेंस, मतलब और ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी देते हैं। तो जब फ्लावर बहुत स्मॉल होते हैं तो बहुत सारे फ्लावर एग्रीगेट होकर एक बड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से पहले ना दिखने वाला छोटा फ्लावर अब इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में ईजिली क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, तो आपको एंटोमोफिली का मतलब समझ में आ गया। मेन पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होता है ये समझ में आ गया। बायोटिक एजेंट ही मेन पॉलिनेटिंग एजेंट क्यों होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। विंड और वाटर जब पॉलिनेटिंग एजेंट होते थे तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। और जब इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट होता है तो प्लांट के पास, फ्लावर के पास कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं, कौन कौन से फीचर उससे एसोसिएटेड होते हैं, ये भी आप समझ गए। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये बात आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, कई बार जो होते हैं वो फ्लाइज एंड बीटल्स पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं ये बहुत ही बुरे तरह की क्या कहते हैं स्मेल के लिए से क्या होते हैं, बहुत ही बुरे तरह से स्मेल के लिए ये अफेक्शन रखते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लाइज और बीटल्स होते हैं तो ये ऐसे फ्लावर की ओर अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे फ्लावर को विजिट करते हैं जो बहुत ही बुरी स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाउल ओडोर। ठीक है, तो ये जो फ्लाइज एंड बीटल्स होते हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फाउल ओडोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे फ्लावर है जो फाउल ओडोर को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रॉटन मीट है ना, सड़ता हुआ जैसे कोई मीट है ना, उस तरह की कोई स्मेल आ रही है तो वहाँ फ्लाइज और बीटल्स उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, आपने कभी लार्जेस्ट फ्लावर के बारे में सुना होगा रेफ्लिसिया, कभी आपने टॉलेस्ट फ्लावर के बारे में सुना होगा एमार्फोफेलस। एमार्फोफेलस तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, जब हम आपको म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल बता रहे थे तब हमने आपको एमार्फोफेलस और फ्लाइज का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो रेफ्लिसिया और एमार्फोफेलस ये टॉलेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है। ये दोनों जो होते हैं वो रॉटन मीट जैसी स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, फाउल ओडोर को प्रोड्यूस करते हैं। और किससे पॉलिनेट होते हैं, तो ये फ्लाइज के थ्रू, फ्लाइज से और वेव्स से क्या होते हैं, पॉलिनेट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ओडर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बीटल्स कह लेना, तो फ्लाइज और बीटल्स। ठीक है, तो फ्लाइज और बीटल्स जो होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फाउल ओडर या स्मेल की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फिर जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिकी होता है। ऐसा आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो। आपको जब टैपेटम की सिग्निफिकेंस पढ़ाई जा रही थी ना, तो टैपेटम की सिग्निफिकेंस पढ़ाते समय ये आपको बताया गया था कि टैपेटम जो है वो पॉलन किट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और पॉलन किट जो होता है वो पॉलन ग्रेन को स्टिकी बनाता है, और स्टिकी होने की वजह से वो इंसेक्ट के लेग्स वगैरह में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स ये भी इसका फीचर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसकी जो स्टिग्मा होती है वो रफ होती है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, आप समझ में गए होंगे। जब आपने विंड के थ्रू पॉलिनेशन पढ़ा था, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर जो स्टिग्मा थी म्यूसिलेजिनस था, लेकिन यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो अपने आप में क्या है, रफ है। ठीक है, और स्टिकी पॉलन ग्रेन जो स्टिकीनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, वो पॉलन किट की वजह से होता है। पॉलन किट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं जब हम लोग टैपेटम के रोल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, बीज के बारे में हमने आपको बताया है, तो बीज प्रीफर ऑरेंज एंड येलो कलर। ठीक है, बीज जो होता है वो किस कलर के फ्लावर को प्रेफर करता है, ऑरेंज एंड येलो कलर के फ्लावर को प्रेफर करता है। देयर विजुअल जोन इन अल्ट्रा वायलेट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। तो इनका जो विजन होता है अल्ट्रा वायलेट में वो रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। हम कह सकते हैं कि जो बीज होते हैं वो रेड और ग्रीन के लिए कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, फिर कुछ फ्लावर के पास इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और एडिशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं या कुछ और स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बोगेनविलिया, तो बोगेनविलिया के पास अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपको ब्रैक्ट के बारे में पता है ना, फ्लावर जिसकी एक्सिल में ग्रो करता है। ठीक है, तो उस क्या कहते हैं, तो फ्लावर जिस लीफ की एक्सिल में ग्रो करता है तो उस लीफ को हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सम फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स, तो जैसे बोगेनविलिया
वगैरह होते हैं उसके पास अट्रैक्टिव ब्राइट्स होते हैं। मसिंडा के बारे में हम आपको शायद एक बार पहले भी बता चुके हैं कि मसिंडा के केस में क्या होता है कि जो सेपल होता है वो लार्ज हो जाता है, कोई एक सेपल लार्ज हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उस सेपल को कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। तो उसे क्या कहा जाता है? एडवर्टाइजिंग फ्लैग। ठीक है, तो इस स्लाइड के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहली बात, रेफ्लिसिया एंड एमार्फोफेलस के बारे में क्या पॉइंट है? रेफ्लिसिया लार्जेस्ट फ्लावर है, एमार्फोफेलस अपने आप में टॉलेस्ट फ्लावर है। दोनों ही फाउल ऑडोर को प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही रॉटन मीट जैसी बैड स्मेल को प्रोड्यूस करते हैं, फाउल ऑडोर को प्रोड्यूस करते हैं। और उसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होते हैं? फ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं, बीटल्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रेट फाउल ऑडोर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फिर ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है? जब भी एंटोमोफिली होती है तो पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है। उसका स्टिकीनेस किसकी वजह से होता है? पॉलन किट की वजह से होता है। यहाँ पर स्टिग्मा म्यूसिलेजस ना होकर कैसी स्टिग्मा होती है? रफ स्टिग्मा होती है। और बीज जो होता है वो ऑरेंज एंड येलो कलर को प्रेफर करता है क्योंकि वो रेड और ग्रीन के लिए कलर ब्लाइंड होता है। कुछ फ्लावर के पास अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स होते हैं और जैसे कि बोगेनविलिया, और साथ ही साथ जैसे अगर हम लोग मसिंडा की बात करें तो मसिंडा के केस में जो सेपल होता है, कोई एक सेपल क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है और एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहलाता है। और उसी एडवर्टाइजिंग फ्लैग से वो इंसेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कुछ बहुत ही स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं पॉलिनेशन के लिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन में कई टाइप के पॉलिनेशन, जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टर्न पाइप मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म से जो पॉलिनेशन होता है वो साल्विया में होता है। ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग पढ़े, उसके अलावा हम लोग देखेंगे ट्रैप डोर का एग्जाम्पल देखेंगे, फ्लाई ट्रैप का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल देखेंगे। तो कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो स्पेशल टाइप के पॉलिनेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, केवल एक पॉलिनेशन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और उसके अलावा बाकी सब के बारे में हम लोग एक जनरल से क्या कहते हैं, जनरल आइडिया को ही बस कंसिडर करेंगे। तो सबसे पॉपुलर है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आज तक पूछा गया है, तो वो है साल्विया। साल्विया में लीवर मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है, साल्विया में टर्न पाइप मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है। साल्विया को सेज प्लांट भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये लीवर क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने फिजिक्स में लीवर के बारे में पढ़ा होगा, तो फिजिक्स के लीवर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में आप लोगों ने सीसा टाइप का एक झूला होता है, उसमें कभी ना कभी आप बैठे होंगे। तो देखो ये हमने बना रखा है, यही एक तरह से फिजिक्स का क्या होता है, लीवर होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो लोग बैठ जाते हैं, तो अगर ये नीचे की तरफ वेट को लगाता है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये अगर फोर्स को नीचे की तरफ लगाएगा, वेट को नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से क्या होता है, तो ये यहाँ से ये फलक्रम की तरह क्या कर रहा होता है, काम करता है। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी लीवर के बारे में क्या होगे, अवेयर होगे। ठीक है, अब सुनिए साल्विया का केस। साल्विया के केस में क्या होता है, सबसे पहली बात, साल्विया का जो फ्लावर होता है वो बाइलेबिएट कोरोलेट ट्यूब होता है। साल्विया के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आपको होता है डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमेन का एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार, है ना, तो उसमें साल्विया को कंसिडर करना होता है। ठीक है, साल्विया का जो फ्लावर होता है वो बाइलेबिएट कोरोलेट होता है। बाइलेबिएट कोरोलेट ट्यूब का क्या मतलब होता है, देखो बाइलेबिएट लेबियम का मतलब होता है लिप्स होता है। ठीक है, तो ये जो साल्विया का फ्लावर होता है उसमें जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, वो फ्यूज होकर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो उसके जो 5 पेटल्स होते हैं उसमें 2 और 3 फ्यूज होकर अपर लिप और लोअर लिप जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो ये देखिए, ये हमें अपर लिप नजर आ रही है, ये हमें लोअर लिप नजर आ रहा है, जो पेटल्स के फ्यूजन से बनते हैं। ठीक है, और इस वजह से हम लेबियम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इवन ये जो साल्विया जिस फैमिली को बिलोंग करता है उस फैमिली को ही लेबिएटी कहते हैं या लेमिएसी कहते हैं। ठीक है, वो अभी हमने आगे वाली स्लाइड में लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये जो साल्विया होता है इसके फ्लावर में किस टाइप का कोरोला है, तो आप कहोगे बाइलेबिएट कोरोलेट ट्यूब होती है। तो ये बाइलेबिएट
कोरोलेट ट्यूब होते हैं, इसके कोरोला फ्यूज होकर दो लिप लाइक स्ट्रक्चर को बना रहा है इस तरह से। क्लियर हो गया, ठीक है। ये अपर लिप हो जाएगा और ये लोअर लिप हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके पास स्टैमेन भी है, कार्पेल है। तो सबसे पहले हम लोग कार्पेल को देख लेते हैं। तो ये कार्पेल है, ठीक है। तो इसमें ये ओवरी है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ये ओवरी है, तो ये आप देख रहे हो ना, ये ओवरी है। और फिर ये ओवरी के बाद ये देखो ये क्या है, तो ये अपने आप में क्या जा रहा है, तो ये अपने आप में स्टाइल है। और स्टाइल के बाद ये क्या है तो बताइए, तो ये अपने आप में स्टिग्मा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये ओवरी है और ये ओवरी से जो जा रहा है ये क्या हो जाएगा, तो ये स्टाइल है। और ये स्टाइल के बाहर यहाँ पर क्या है बताइए, स्टिग्मा है। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि इसके पास कार्पेल या पिस्टिल मौजूद है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैमेन। तो स्टैमेन में ध्यान रखना। तो स्टैमेन के केस में क्या है, तो स्टैमेन के केस में ये देख रहे हो ये जो पिंक से बना हुआ है, ठीक है। तो स्टैमेन के केस में ये जो पिंक से बना हुआ है ये क्या है, तो ये एंथर लोब है। फिर आप नीचे देखो तो ये भी क्या बना हुआ है, एंथर लोब है। तो ये देखिए दो एंथर लोब है, तो ये एंथर लोब है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखे एंथर लोब, तो ये भी, और ये वाला जो है ये भी क्या है, एंथर लोब, ठीक है। तो एंथर जो होता है वो जनरली क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला एंथर लोब जो है वो अपर लिप के पास है और जो दूसरा वाला एंथर लोब है वो लोअर लिप के पास है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अपर वाला एंथर लोब होता है, अपर वाला, ये कैसा होता है, तो ये जो अपर वाला एंथर लोब होता है ये फर्टाइल होता है, ठीक है। और ये जो लोअर वाला एंथर लोब होता है जो कि लोअर लिप के पास है वो कैसा होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है। अब ये दो एंथर को कनेक्ट करने के लिए, तो देखो दो एंथर जो होता है वो कनेक्ट हो रहा है। तो दो एंथर देखो कनेक्ट हो रहा है एक लॉन्ग कनेक्टिव के थ्रू, और इस तरह से ये देखिए ये दो एंथर कनेक्ट हो रहा है एक लॉन्ग कनेक्टिव के थ्रू। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा बताइए, लॉन्ग कनेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखिए ये ऑरेंज से छोटा सा क्या है, तो ये छोटा सा क्या है, ये फिलामेंट है। आपको पता है ना, एंथर होता है और फिर क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। तो ये लोब है, एंथर लोब है, जो कि लॉन्ग कनेक्टिव, लॉन्ग कर्व्ड कनेक्टिव से आपस में कनेक्ट रहते हैं। और इसका जो फिलामेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, शॉर्ट होता है, और कनेक्टिव अपने आप में बहुत लॉन्ग होता है। इसकी हर लाइन में क्वेश्चन बन चुका है। लॉन्ग कनेक्टिव होता है, शॉर्ट फिलामेंट होता है, अपर एंथर लोब फर्टाइल होता है और लोअर एंथर लोब कैसा होता है, स्टेराइल होता है। अपर लिप लोअर लिप ये आप लोग समझ गए। बाइलेबिएट कोरोलेट ट्यूब इसका फ्लावर बनाता है, ये बात भी हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखिए ये इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट है, ये इसको विजिट करेगा, तो ये इंसेक्ट इसको विजिट करेगा। अब यहाँ पर नेक्टरीज होती हैं, नेक्टरीज का मतलब यहाँ पर नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पर ये जैसे हमने ब्लू कलर से नेक्टरीज बना दी, तो ये नेक्टरीज को विजिट करने के लिए इंसेक्ट क्या करेगा, तो नेक्टरीज के लिए या नेक्टरीज को फाइंड करने के लिए, नेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए इंसेक्ट उसे विजिट करेगा। तो जब इंसेक्ट इसको विजिट करेगा, ठीक है, तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो स्टैमेन की पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो दो एंथर लोब है और ये लॉन्ग कनेक्टिव है और ये फिर शॉर्ट फिलामेंट है, इसको आप बिल्कुल ये फिजिक्स के लीवर से क्या करो, कंपेयर करो, ठीक है। तो जैसे इसको आप समझ लो ये एक एंथर लोब हो गया, ये एक दूसरा एंथर लोब हो गया, ये एक लॉन्ग कनेक्टिव हो गई और ये एक शॉर्ट फिलामेंट हो गया। कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक है। फिर से देखो, अगर इसको हम लोग सीसॉ वाले झूले से इसको कंपेयर करते हैं, लिवर से कंपेयर करते हैं, तो ये फर्स्ट एंथर लोब, इसको आप सेकंड एंथर लोब, लॉन्ग कनेक्टिव को आप इसे लॉन्ग कनेक्टिव समझ लो, और ये शॉर्ट फिलामेंट फलक्रम की तरह काम करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इंसेक्ट जैसे ही विजिट करेगा, तो जैसे इंसेक्ट लोअर लिप में आकर बैठता है, तो जैसे ही वो लोअर लिप में आकर बैठेगा और वो लोअर एंथर लोब को क्या करेगा, तो वो लोअर एंथर लोब को पुश करेगा। तो जैसे ही वो लोअर एंथर लोब को नीचे की तरफ क्या करेगा, नीचे की तरफ दबाएगा, तो ये जैसे ही नीचे की तरफ दबेगा तो जो ऊपर वाला एंथर लोब है वो किसकी तरफ, वो इंसेक्ट की बैक की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद से इमेजिन करो, अगर सोचो ये नीचे की तरफ दबा, ठीक है, अगर सोचो कि ये किधर की ओर दबाया जाए, तो अगर ये नीचे की तरफ दबाया जाए, तो ये अगर इस तरह से नीचे की तरफ दबाया जाए तो ये इधर से किधर की तरफ झुकेगा, ये इधर से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, क्योंकि ये कर्व्ड है, ठीक है। अब देखो, तो इसने इसको नीचे की तरफ दबाया, तो जैसे इसने नीचे की तरफ दबाया तो कर्व्ड होने की वजह से, तो कर्व्ड होने की वजह से ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। और इसके पास जो पॉलन ग्रेन है वो बैक ऑफ इंसेक्ट में क्या हो जाएंगे, डस्टेड हो जाएंगे। स्टिकी पॉलन ग्रेन होगा तो इजीली वो इसके साथ, इसकी बॉडी के साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा।
आ गया आपको समझ में, ठीक है। इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन होती है। प्रोटेंडरस कंडीशन का मतलब है कि इसमें एंथर क्या हो जाएगा, पहले डेवलप हो जाएगा, पॉलन ग्रेन पहले बन जाएंगे। फिर मान लेते हैं कि अब ये किसी, यही इंसेक्ट, तो ये वाला इंसेक्ट किसी नेक्स्ट फ्लावर को विजिट करेगा, तो ये वाला इंसेक्ट किसी नेक्स्ट फ्लावर को विजिट करेगा, और ऐसा फ्लावर जिसकी स्टिग्मा क्या है, मैच्योर है, हैंगिंग है। तो अब ये देखिए, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो स्टिग्मा मैच्योर है और हैंगिंग है, और जब ये इंसेक्ट विजिट करेगा, ठीक है, तो वो जो हैंगिंग स्टिग्मा है वो उसकी बैक को टच करेगा, और ये इंसेक्ट ऑलरेडी क्या कर चुका है, अपनी बॉडी में पॉलन ग्रेन को क्या कर चुका है, इसकी बॉडी जो है वो किससे कोटेड हो चुकी है, पॉलन ग्रेन से, ठीक है। तो अब इसकी स्टिग्मा इससे क्या हो जाएगी, पॉलिनेट हो जाएगी। तो इस तरह से साल्विया में लिवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो साल्विया की पॉलिनेशन वाली मैकेनिज्म है उसको लिवर वर्ड से क्यों कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो लिवर वर्ड से क्यों कनेक्ट किया गया है, फिर से वही बात, क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर हमें एक लिवर की तरह लगती है, ठीक है। तो ये देखो, ये एंथर लोब, ये एंथर लोब, ये कर्व्ड लॉन्ग कनेक्टिव होता है, शॉर्ट फिलामेंट होता है। शॉर्ट फिलामेंट जो होता है वो किसकी तरह वर्क करेगा, वो फल्क्रम की तरह काम करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इंसेक्ट इसको क्या करेगा, एक प्रेशर देगा, तो जैसे इंसेक्ट इसको प्रेशर देगा ये अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो जैसे ही अंदर की तरफ प्रेशर लेगा तो ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और इंसेक्ट की बैक जो है उसमें पॉलन ग्रेन क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। फिर जब ये किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा तो वहां पर स्टिग्मा क्या है, तो वहां पर स्टिग्मा हैंगिंग होगी, और स्टिग्मा में क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना साल्विया की मैकेनिज्म। तो साल्विया में बाइलैबिएट कोरिलेट ट्यूब होती है। लैबियम का मतलब क्या होता है, लिप होता है, अपर लिप होता है, लोअर लिप होता है, बहुत इजीली समझ पा रहे होगे, ठीक है। दो लोब होते हैं, अपर वाला फर्टाइल होता है, लोअर वाला क्या होता है, स्टेराइल होता है, लॉन्ग कनेक्टिव होता है, शॉर्ट फिलामेंट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, प्रोटेंडरस कंडीशन होता है, ठीक है। लिवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म से इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्लियर है। साल्विया की फैमिली क्या होती है, लैबिएटी भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लैमिएसी कह सकते हैं। और इसमें बाइलैबिएट कोरिलेट ट्यूब होती है। मॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टैमेन कहाँ मौजूद होते हैं, तो डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टैमेन कहाँ मौजूद होते हैं, साल्विया में, ठीक है। फिर कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है। तो कुछ और स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म से जो पॉलिनेशन होता है उसमें ट्रैप डोर मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब इनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो साल्विया को डिटेल में तो करा दिया, इवन साल्विया भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से हमने करा दिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको साल्विया से काफ़ी मिलेंगे। अब ये जितने भी और डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म से पॉलिनेशन होता है ना, तो बस आप उसमें नाम और एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, तो ट्रैप डोर मैकेनिज्म से जो पॉलिनेशन होता है वो फाइकस में होता है, मतलब फिग में होता है, ठीक है। तो फाइकस और फिग में ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। आपने मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते समय पढ़ा होगा शायद कि जो फाइकस होता है उसमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। तो फाइकस में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आपको याद आ रहा है, एक लॉन्ग पियर शेप्ड कैविटी हुआ करती थी, और माउथ जो होता है वो गार्डेड बाय ग्लैंडुलर हेयर्स था, ठीक है। उसके अंदर 3 टाइप के फ्लावर हुआ करते थे। अपर में मेल फ्लावर होता था, बीच में गाल फ्लावर होता था, बेस के पास क्या हुआ करता था, फीमेल फ्लावर हुआ करता था। तो ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी। तो ट्रैप डोर मैकेनिज्म फाइकस में होता है, ब्लास्टोफैगा इंसेक्ट के थ्रू होता है, फाइकस में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, फिर ठीक है। फिर एक और मैकेनिज्म होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म या पिट फॉल मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म और पिट फॉल मैकेनिज्म किस फ्लावर में होता है, एरिस्टोलोकिया में, ठीक है। तो तुम्हें बस ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि ट्रैप डोर मैकेनिज्म किस में होता है, फाइकस में होता है, और ये जो फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म है जिसको हम लोग पिट फॉल मैकेनिज्म कहते हैं, ये किस में होता है, एरिस्टोलोकिया में होता है, ठीक है। पिस्टन मैकेनिज्म, पिस्टन मैकेनिज्म जो होता है वो सेंचुरियम में होता है। किस प्लांट में होता है, सेंचुरी प्लांट में पिस्टन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है
दरअसल अब जो हम केस बताने जा रहे हैं वो सेक्सुअल डिसीट का बताने जा रहे हैं, सूडो कॉपुलेशन का बताने जा रहे हैं। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप इकोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो इकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसके सबसे लास्ट पेज में आप देखना, जब आपको म्यूचुअलिज्म और को एवोल्यूशन के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है तो वहाँ पर इसके बारे में बात कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर पॉलिनेशन की बात है, इस वजह से हमने वहाँ से बात उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया है, फिट कर दिया है। तो अभी हम आपको यहाँ पर भी पढ़ाएंगे और आपको ये इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक कहानी की तरह सुनिए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन के बारे में आपने सुना होगा, मेडिटेरेनियन एक ओशन होता है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन में एक ऑर्किड है, तो मेडिटेरेनियन में ऑर्किड है, उसका नाम है ऑफ्रिस। क्या नाम है? ऑफ्रिस। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑफ्रिस। तो मेडिटेरेनियन ऑर्किड का नाम, एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है उसका नाम है ऑफ्रिस। वो क्या करता है, वो पॉलिनेशन करने के लिए सेक्सुअल डिसीट करता है। सेक्सुअल डिसीट का मतलब होता है सेक्सुअली किसी को धोखा देना। ठीक है, तो सेक्सुअली किसी को धोखे देना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये सेक्सुअली डिसीट फिनोमेना को शो करता है। ठीक है, देखिए कहाँ प्लांट और एनिमल और उसमें कितना एक एडवांस लेवल का आपको फिनोमेना देखने को मिलने जा रहा है। ऑर्किड का वहाँ पर प्लांट होता है, ऑफ्रिस उसका नाम है, वो सेक्सुअल डिसीट फिनोमेना को शो करता है। सेक्सुअल डिसीट फिनोमेना को वो कैसे शो करता है? अपने पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए। ठीक है, दरअसल क्या होता है कि ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंगली डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो ऑर्किड के फ्लावर का जो पेटल होता है, ठीक है, तो ऑर्किड के फ्लावर का एक पेटल जो होता है वो अपने पॉलिनेटिंग एजेंट से सिमिलरिटी को शो करता है। जैसे पहली बात अगर हम लोग ये जान लें कि ऑर्किड के पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, तो ऑर्किड के पॉलिनेटिंग एजेंट बीज है और बम्बल बीज है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ऑर्किड का फ्लावर होता है उसका एक पेटल फीमेल बी के साथ रिजेम्बलेंस को शो करता है। ठीक है, फिर से सुनिए, ऑर्किड फ्लावर के जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो बीज होते हैं और बम्बल बीज होते हैं। क्लियर हो गए? उनका जो ऑर्डर होता है वो हाइमेनोप्टेरा, तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ऑर्किड फ्लावर के पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करें ऑफ्रिस। ठीक है, तो ऑफ्रिस में बीज और बम्बल बीज उसका पॉलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऑर्किड का जो फ्लावर होता है उसका एक पेटल किसके साथ रिजेम्बलेंस को शो करेगा? फीमेल बी जैसे रिजेम्बलेंस को शो करेगा। ठीक है, तो जो मेल बी होता है, मेल बी, तो मेल बी जो होता है वो जब पेटल को विजिट करता है, पेटल को देखता है, पेटल को विजिट करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये फीमेल बी है। ठीक है, और फीमेल बी उसको समझता है तो वो उसको फीमेल बी की तरह परसीव करता है। तो फिर वो उसके साथ जो ऑर्किड का मेल बी है वो उसी फ्लावर के साथ, उसी पेटल के साथ क्या करता है? कॉपुलेशन करता है। उसे हम लोग कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। अब आपको समझ में आ गया सूडो कॉपुलेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि जो मेल बी है वो फीमेल बी के साथ कॉपुलेशन नहीं कर रहा है, जो मेल बी है वो फीमेल बी से रिजेम्बलेंस रखने वाले पेटल के साथ क्या कर रहा है? कॉपुलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? सूडो कॉपुलेशन। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ऑर्किड ने कौन सा ऑर्किड? मेडिटेरेनियन ऑर्किड, क्या उसका जीनस है? ऑफ्रिस। उसने किसको डिसीट किया, किसको धोखा दिया? तो उसने अपने पॉलिनेटिंग एजेंट बीज को क्या किया? धोखा दिया। किसके जैसे रिजेम्बलेंस को शो करके? तो उसका फ्लावर का जो पेटल है फीमेल बी जैसा रिजेम्बलेंस शो करके मेल बी को सेक्सुअली डिसीट कर रहा है और सूडो कॉपुलेशन के लिए इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसी सूडो कॉपुलेशन वाले प्रोसेस में क्या हो जाता है? तो इसी सूडो कॉपुलेशन वाले प्रोसेस में जो फ्लावर होता है वो क्या हो जाता है? पॉलिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि कैसे वो सेक्सुअल डिसीट के थ्रू, सूडो कॉपुलेशन के थ्रू जो बीज और बम्बल बीज हैं, ठीक है, वो ऑफ्रिस को क्या कर देते हैं? पॉलिनेट करते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर एक बहुत और भी अमेजिंग बात, अभी तो ये बात भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, उससे ज़्यादा एक अमेजिंग बात
यहाँ पर को एवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आपको ध्यान है जब हमने आपको म्यूचुअलिज्म बताया था, हमने आपसे कहा था प्लांट और उसका जो पॉलिनेटिंग एजेंट है दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के साथ काफ़ी लिंक्ड हो जाती है, ठीक है, पॉलिनेशन जैसे इवेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। तो दोनों में एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअलिज्म देखी जाती है। दोनों ही जो पार्टिसिपेटिंग पॉपुलेशन है या पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज है वो एक दूसरे के बगैर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी जगह पर हमने आपको बताया था जहाँ पर भी म्यूचुअलिज्म होता है, जहाँ पर भी दोनों को बेनिफिट होता है, वहाँ पर एवोल्यूशनरी टाइम पर को एवोल्यूशन को क्या किया गया है, देखा गया है। को एवोल्यूशन का मतलब साथ साथ एवोल्यूशन, ठीक है। तो साथ साथ एवोल्यूशन को देखा गया है। तो जहां पर भी तुम अपने दिमाग में, ये आपको इकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, खूब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी से आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, जहां पर भी दो डिफरेंट पॉपुलेशन, दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, क्लोजली इंटरडिपेंड है ना, तो एक दूसरे पर अगर वो डिपेंडेंट है तो फिर वहां पर क्या देखा जाता है, तो वहां पर इजीली को एवोल्यूशन देखा जाता है कि अगर एक का एवोल्यूशन होगा तो दूसरे का भी एवोल्यूशन होगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर एक स्पीसीज भी किसी दूसरी स्पीसीज पर डिपेंड है, ठीक है, तो वहां पर भी को एवोल्यूशन देखा जाएगा। पैरासिटिज्म आपको इकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट पर पूरी तरह से डिपेंड है, ठीक है, तो वहां पर भी को एवोल्यूशन देखा जाता है। अगर होस्ट कोई ऐसा एडेप्टेशन इवॉल्व करता है कि वो अपने पैरासाइट को काउंटर करे, तो पैरासाइट फिर से अपने अंदर एवोल्यूशनरी टाइम में चेंज लेकर आता है ताकि वो होस्ट को फिर से क्या कर सके, पैरासिटाइज कर सके। क्लियर हो गई बात। अब आप कोरोना वायरस को देख लीजिए। कोरोना वायरस एकदम से नया आने वाला वायरस नहीं है, ठीक है, दरअसल ऑलरेडी पहले से वायरस है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के साथ लगातार क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी ने उनके लिए इम्यूनिटी को क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है। तो जब उस इम्यूनिटी को हमारी बॉडी ने डेवलप कर लिया है तो वो वायरस अब फेल हो रहा है, तो उसी वायरस में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने के बाद उसमें भी चेंज हुआ, और उसमें अब इस तरह से चेंज हो गया है कि वो फिर से हमें क्या कर पा रहा है, पैरासिटाइज कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो को इवॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जहां पर भी म्यूचुअलिज्म होती है वहां पर भी आपको बहुत बेहतर को एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। हम इतना ज्यादा फोकस को एवोल्यूशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही सब अपने आप में सबसे बेस्ट क्वेश्चंस को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ें उसको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, उसको एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से देखें, उसको जेनेटिक्स के एस्पेक्ट से देखें, ठीक है, उसको डाइवर्सिटी में जब भी हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़े तो उसमें किसी ना किसी लॉजिक को क्या करें, अप्लाई करें। तो अगर हम हर एंगल से देखेंगे तब जाकर कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और सबसे बेहतर क्वेश्चन बनता ही इसी तरह से है जब किसी एक बात को किन्हीं 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्या किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा म्यूचुअलिज्म क्या होता है, को एवोल्यूशन का जनरल आइडिया आपको मिल गया, ठीक है, कि को एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता लग गया। अब हम यहाँ पर को एवोल्यूशन को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जानते हो मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस और उसके पॉलिनेटिंग एजेंट में देखो को एवोल्यूशन कैसे देखने को मिला। दरअसल क्या हुआ, एवोल्यूशनरी टाइम में ये देखा गया है, एवोल्यूशनरी टाइम में ये देखा गया है कि जो फीमेल बी होता है अगर उसमें इस तरह का एवोल्यूशन हो जाए कि उसकी मार्फोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है, तो फीमेल बी की मार्फोलॉजी अगर चेंज हो जाए, फीमेल बी का कलर पैटर्न चेंज हो जाए, फीमेल बी का साइज चेंज हो जाए, फीमेल बी की जो मार्किंग है वो किसी वजह से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो फीमेल बी की अगर मार्फोलॉजी किसी भी वजह से चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि अब मेल बी तो ओरिजिनल फीमेल बी को पहचानता है और ऑर्किड का जो फ्लावर है वो पुराने फीमेल बी जैसा होगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि मेल फ्लावर जो है अब ऑर्किड के फ्लावर को विजिट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर माने कि ऐसा हो जाए, पहले जैसे ऑर्किड का फ्लावर है तो ऑर्किड का फ्लावर है और उसका जो पेटल है वो फीमेल बी से रिजेम्बलेंस को शो कर रहा है, ठीक है, तो मेल जो है वो इसको सूडो कॉपुलेट करेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एवोल्यूशन हुआ और मेल बी का कलर पैटर्न, साइज, मार्किंग कुछ भी चेंज हो गया, ठीक है, तो फिर जो मेल बी है अब वो मेल बी इसी फीमेल बी को पहचानेगा, ठीक है, तो वो इसको सूडो कॉपुलेट नहीं करेगा। तो जानते हो मजेदार बात क्या है, अमेजिंग बात क्या हुई है,
अगर फीमेल बी में एवोल्यूशनरी टाइम में किसी भी तरह की मॉर्फोलॉजी में चेंज हुआ है तो कुछ समय के बाद ऑर्किड के फ्लावर के पेटल में भी उसी तरह का चेंज क्या किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। और ऑर्किड का जो फ्लावर का पेटल है वो भी अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है, इस तरह से चेंज कर लेता है ताकि वापस से फिर से जो नई फीमेल बी है वो उसके साथ रिजेम्बलेंस को क्या करने लग जाए, शो करने लग जाए, ठीक है। तो फिर से पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बात लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, वही इकोलॉजी में, उसको हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। तो यहाँ पर हियर वी सी अमेजिंगली हाउ कोएवोल्यूशन ऑपरेट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे कोएवोल्यूशन ऑपरेट होता है। इफ फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस, पॉलिनेशन सक्सेस तब तक के लिए घट जाता है जब तक कि फ्लावर का जो पेटल है वो खुद को फिर से इस तरह से चेंज ना कर ले ताकि वो फीमेल बी के साथ रिजेम्बलेंस फिर से शो करने लग जाए। अनलेस द आर्किड फ्लावर्स को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ पेटल टू फीमेल बी अगेन, ठीक है। तो इफ ड्यू टू एनी रीजन मॉर्फोलॉजी ऑफ फीमेल बी इज चेंज्ड कंसिडरिंग साइज, कलर और मार्किंग, ठीक है। तो इफ फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस, अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न क्या होता है, चेंजेस होता है, देन पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द फ्लावर, ठीक है, अनलेस द आर्किड फ्लावर्स को इवॉल्व टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस ऑफ पेटल टू फीमेल बी अगेन। समझ गए ना आप लोग? ताकि तब तक के लिए पॉलिनेशन सक्सेस घट जाएगा जब तक ऑर्किड का जो फ्लावर है वो फिर से फीमेल बी से रिजेम्बलेंस को शो ना करने लग जाए, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूसिव लाइन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न चेंज होता है, फीमेल बी की कोई मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, तो फिर ऑर्किड फ्लावर का जो पेटल है वो भी धीरे धीरे अपने आप को उसी के जैसे क्या कर लेता है, इवॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो बहुत ही प्रॉपर यहाँ पर किसका एग्जांपल देखा जाता है, को एवोल्यूशन का। जबकि फिनोमेना क्या है, सेक्सुअल डिसीट, तो सेक्सुअल डिसीट होते हुए भी देखिए को एवोल्यूशन का एग्जांपल है। देखो कितनी मजेदार बात है कि एक फ्लावर जो है वो कभी फीमेल बी को देख नहीं सकता है, हम लोग तो देख सकते हैं, ठीक है, वो उसे देख भी नहीं सकता है। फीमेल बी में किस तरह का कलर पैटर्न चेंज हुआ है उस फ्लावर को कैसे पता लग पाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर फीमेल बी का कलर पैटर्न चेंज होता है तो ऑर्किड के फ्लावर का भी कलर पैटर्न, ये उसके पेटल का कलर पैटर्न उसी के जैसे चेंज हो जाता है। तो अपने आप में देखो कि नेचर कितना इंटरेस्टिंग है, कितना अमेजिंग है, कितना सरप्राइजिंग है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोलॉजी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, और आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपने आप में नेचर का सबसे सरप्राइजिंग इवेंट हमें जो लगा, ठीक है। तो अब आपको भी लगना चाहिए। सम अदर मेथड्स, कुछ और मेथड से भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो स्पेशल टाइप वाले हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं एमार्फोफेलस और रेफ्लिसिया के केस में। कई जगह पता नहीं इस तरह का र्यूमर होता है एमार्फोफेलस और रेफ्लिसिया को लेकर कि उसका जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो एलिफेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज ना हो। एक्चुअल में क्या होता है, रेफ्लिसिया के केस में जो एलिफेंट होता है, ठीक है, वो सीड को डिस्पर्स कराता है, वो पॉलिनेशन नहीं कराता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का मिथ कहीं से आप सुनते हो, इस तरह का र्यूमर कहीं से आपको पता लगता है कि ये जो रेफ्लिसिया है, एमार्फोफेलस है, इसका पॉलिनेटिंग एजेंट एलिफेंट होता है, तो बिल्कुल गलत है। रेफ्लिसिया हो गया, ठीक है, और एमार्फोफेलस हो गए, दोनों ही फाउल ओडोर को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो कौन होता है, तो उनका पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लाइज होते हैं, बीटल्स होते हैं, ठीक है। तो रेफ्लिसिया लार्जेस्ट पैरासिटिक इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर का एग्जांपल होता है, प्रोड्यूस फाउल ओडोर, हेंस पॉलिनेटेड बाय कैरियन फ्लाइज। हमने हेंस क्यों लिखा, ताकि हमने, क्योंकि ये सीधे कॉन्सेप्ट से ही हमने जोड़ दिया। पहले ही हमने आपको बताया था ना, जहाँ पर भी क्या कहते हैं फॉल ओडोर प्रोड्यूस होता है वहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट कौन होता है, फ्लाइज होते हैं, ठीक है। एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अकर्स बाय एलिफेंट, और सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो किससे होता है, एलिफेंट से होता है, ठीक है। फिर
एक्वेटिक प्लांट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुछ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? तो एक्वेटिक प्लांट होते हुए भी पॉलिनेटिंग एजेंट विंड और इंसेक्ट हो सकता है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो निम्फिया का केस, वाटर लिली का केस, लोटस निलंबो का केस, एलिस्मा का केस, ये एक्वेटिक होते हैं, फिर भी इनमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? इंसेक्ट होते हैं, मतलब एक्वेटिक होते हुए भी एंटोमोफिलस है। इसका मतलब फिर से उस लाइन पर हमें फोकस करना चाहिए कि ये जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ये हमेशा वाटर को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट से रिलेट करोगे तो पॉलिनेशन है ही वाटर इंडिपेंडेंसी के लिए, तो होना भी नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा हम आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है? जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुने समझे उनको समझ में आ रहा होगा। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली का मतलब है जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो। तो आपको पता है सन बर्ड और हमिंग बर्ड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सन बर्ड के थ्रू एलोवेरा में एंड हमिंग बर्ड के थ्रू बिगोनिया में। मिर्मिकोफिली, जब पॉलिनेशन आंट्स और टर्माइट्स के थ्रू होता है तो उसको हम लोग मिर्मिकोफिली कहते हैं। ऐसा एकेसिया और मैंगो में आपको ऑब्जर्व होगा। मेलकोफिली, जब पॉलिनेशन स्नेल्स के द्वारा होता है तो उसको हम लोग मेलकोफिली कहते हैं। ऐसे इसका एक एग्जांपल आप क्राइसेंथेमम ध्यान रख सकते हो। ऑफियोफिली, जब स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग ऑफियोफिली कहते हैं, जैसे आपको कोबरा प्लांट में मिल जाएगा, एरिसेमी में मिल जाएगा। तो ऑर्निथोफिली में बर्ड के द्वारा होता है, मिर्मिकोफिली में आंट्स टर्माइट्स के द्वारा होगा, मेलकोफिली में स्नेल्स के द्वारा होगा और ऑफियोफिली में किसके द्वारा होगा? तो ऑफियोफिलिक में स्नेक के थ्रू होगा। आपको पता है बहुत सारे नाइट में फ्लावर होते हैं, नाइट में उगते हैं, ठीक है? तो जो नाइट फ्लावर होते हैं वो पॉलिनेट किससे होते हैं? मॉथ से। तो ये जो नाइट फ्लावर होते हैं ये हाईली सेंटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महकते हैं और साथ ही साथ वाइट कलर के होते हैं। क्यों वाइट कलर के होते हैं? ताकि रात में इजिली इंसेक्ट इनको क्या कर सके? देख सके, ठीक है? तो ऑब्वियस है कि नाइट पॉलिनेटेड फ्लावर क्यों नाइट पॉलिनेटेड फ्लावर को वाइट कलर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ वो हाईली सेंटेड होते हैं और किससे पॉलिनेट होते हैं? मॉथ से पॉलिनेट होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने पॉलिनेशन को क्या किया? कंप्लीट कर दिया, ठीक है? अब हम लोग सीधे फिर से पॉलिनेशन इवेंट में आते हैं। पॉलिनेशन इवेंट था क्या? तो पॉलिनेशन इवेंट में जो पॉलन ग्रेन था वो कहाँ पर पहुँचा? वो फीमेल फ्लावर में पहुँचा। और अगर हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म में जो कार्पेल है, पिस्टिल है, उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। और स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा में आकर पॉलन ग्रेन गिरा, ठीक है? अब जब स्टिग्मा में आकर पॉलन ग्रेन गिरा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस में पढ़ चुके हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस में हमने आपको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बताया था कि अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, जेनेटिक इंटरैक्शन आपको बताया था, तो उस केस में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केस में अपने ही प्लांट का, अगर उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन, उसी प्लांट के किसी भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा को पॉलिनेट करना चाहेगा तो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। आपको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी याद आ रहा है ना, ठीक है? अभी हम आपको फिर से उस बारे में बात करेंगे, उस बारे में डिस्कस करेंगे। बस अभी हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में गिरता है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में गिरते ही तुरंत जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो उसमें इस बात का डिसीजन होगा कौन सा पॉलन ग्रेन राइट है और कौन सा पॉलन ग्रेन रॉन्ग है। क्योंकि अब आप सोचिए, बहुत सीधी सी बात है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, ठीक है? ये पूरा फ्लावर है, तो उसमें पॉलन ग्रेन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी दूसरे फ्लावर का आ सकता है। अगर मानो दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आएगा तो क्या दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएगा? बिल्कुल जर्मिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन राइट टाइप पॉलन ग्रेन होगा कि रॉन्ग टाइप होगा? रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन। और रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन को इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन। और जो राइट टाइप पॉलन ग्रेन होता है उसको कंपेटिबल पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो अब आपको इनकम्पेटिबल एंड कंपेटिबल समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि फीमेल फ्लावर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन उसके लिए सही है और कौन उसके लिए गलत है, कौन उसके लिए इनकम्पेटिबल है और कौन उसके लिए कंपेटिबल है, ठीक है? तो क्या होगा? सबसे पहले स्टिग्मा में अगर पॉलन ग्रेन गिरा तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में इंटरैक्शन होगा। स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में एक डायलॉग होगा। डायलॉग यहाँ पर एनसीईआरटी ने वर्ड का यूज़ किया, उसका मतलब आप इंटरैक्शन समझना। और कैसा डायलॉग होगा, कैसा इंटरैक्शन होगा? केमिकल इंटरैक्शन होगा, ठीक है? स्टिग्मा कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे। दोनों केमिकल अगर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे,
तब जाकर पॉलन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब आपको टाइपेटम की सिग्निफिकेंस बताया था तो टाइपेटम के कुछ अदर रूल्स बताए थे। तो टाइपेटम के अदर रूल्स बताते समय आपको बताया था कि जो टाइपेटम होता है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस को भी रिलीज करेगा जो पॉलन की हेल्प करेगा कंपैटिबल स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, तो जो पॉलन होता है हम कह सकते हैं कि वो स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करेगा, या फिर हम कह सकते हैं स्टिग्मा जो है वो राइट टाइप पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन केमिकल इंटरेक्शन होता है। तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच में एक डायलॉग है एंड दैट पर्टिकुलर डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा। क्लियर हुई बात? ठीक है, मतलब सीधी सी बात क्या है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आकर गिरा। ठीक है, अब वो राइट भी हो सकता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो पॉलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा, दोनों केमिकल्स को रिलीज करेंगे और फिर केमिकल रिकॉग्निशन होगा। और अगर केमिकल रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, पॉलन का जर्मिनेशन होगा। और अगर केमिकल रिकॉग्निशन नहीं हुआ तो फिर पॉलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मतलब पॉलन का जब जर्मिनेशन होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और अगर पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन हो और उसका जर्मिनेशन हो भी जाए, पॉलन ट्यूब बन भी जाए, लेकिन वो पॉलन ट्यूब बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी। राइट टाइप वाला जो पॉलन ग्रेन है उसकी पॉलन ट्यूब बहुत तेजी से ग्रो करेगी। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, राइट टाइप पॉलन ग्रेन एंड रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन। रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन कौन हो सकता है? अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन कौन हो सकता है, तो पहला हमारे दिमाग में कॉमन सेंस, किसी भी दूसरी स्पीसीज का जो फ्लावर, किसी भी दूसरी स्पीसीज के फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा वो रॉन्ग टाइप होगा। ये बात क्लियर हो गया, वो इनकम्पेटिबल होगा। लेकिन आपको पता है सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन भी रॉन्ग टाइप हो सकता है। ठीक है, अब आपको स्मार्ट बनकर सोचना है, सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन कब रॉन्ग टाइप हो सकता है। अब देखो, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन इसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। कौन सी आउट ब्रीडिंग डिवाइस है? इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। तो अगर इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि इसका पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा में अगर पहुंच भी गया तो उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और प्लांट के पास सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है तो फिर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन कैसा हो गया? रॉन्ग टाइप हो गया। तो सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप हुआ। ठीक है, अब जिटोनोगैमी के केस में आपको पता है ना, एक ही प्लांट होता है और दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, ये जिटोनोगैमी। लेकिन जो प्लांट जिटोनोगैमी को शो करता है, जैसे मोनोइसियस प्लांट, ठीक है, तो जो प्लांट जिटोनोगैमी को शो करता है, अगर उसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइस है, तो अगर उसमें आउट ब्रीडिंग डिवाइस मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, तो फिर क्या होगा कि ये अगर फीमेल फ्लावर है तो ये अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाए। तो अब बताओ कि यहाँ से जो पॉलन ग्रेन आ रहा है तो वो भी तो सेम स्पीसीज का हुआ। ठीक है, और बाकी डिफरेंट स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन आएगा, डिफरेंट स्पीसीज का, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे सेम स्पीसीज डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट स्पीसीज का अगर पॉलन ग्रेन आएगा तो वो तो रॉन्ग टाइप होगा। तो फिर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि रॉन्ग टाइप या इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन जो होता है वो सेम स्पीसीज का भी हो सकता है, सेम प्लांट का भी हो सकता है, अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है, और डिफरेंट स्पीसीज का तो होगा ही। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो हमेशा इस बात की गारंटी नहीं होती कि राइट टाइप पॉलन ग्रेन ही है। तो पॉलिनेशन डजंट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन या कंपेटिबल पॉलन। हमेशा कंपेटिबल पॉलन ही आकर गिरेगा, इसकी गारंटी नहीं है। रॉन्ग टाइप पॉलन या इनकम्पेटिबल पॉलन फ्रॉम अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज का भी हो सकता है, और फ्रॉम द सेम प्लांट का भी हो सकता है, इफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट, अगर क्या मौजूद है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मौजूद है। तो ये जो रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन है ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। ठीक है, तो राइट एंड रॉन्ग दोनों ही स्टिग्मा में क्या करते हैं? पॉलिनेट करता है। ठीक है, उसमें रॉन्ग टाइप कौन कौन हो सकता है ये आपको समझ में आ गया। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के साथ कैसे लिंक करना है ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है,
किसके पास एबिलिटी है इस बात को रिकॉग्नाइज करने की? तो पिस्टिल के पास एबिलिटी है, और पिस्टिल के भी किस पार्ट के पास एबिलिटी है? तो स्टिग्मा के पास एबिलिटी है। तो पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होता है तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगा एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या हो जाएगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, फिर मेल गैमेट रिलीज होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है। इफ पॉलन इज रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल पॉलन ग्रेन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन को क्या कर देगा? प्रिवेंट करेगा ऑन स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, ठीक है। तो यह तो पॉलन जर्मिनेशन ही स्टॉप हो जाएगा, और अगर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना? रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है तो पिस्टिल उसे कैसे रिजेक्ट करती है? पॉलन जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, और अगर जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को वो क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इस तरह से अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया आपका एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल, हाँ ठीक है। एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। कहते हैं पिस्टिल के पास जो राइट टाइप और रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है, ठीक है, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना है या फिर उसे रिजेक्ट करना है। तो ये जो एबिलिटी है ये किस पर बेस्ड होती है? तो फिर समझ, ये हमने बताया ये किस पर बेस्ड होती है? ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा पर बेस्ड होती है। तो केमिकल इंटरेक्शन होगा पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, ठीक है। केमिकल इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब है कि एक डायलॉग होगा एंड दैट पर्टिकुलर डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा, ठीक है। और उसी से डिसाइड होगा राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, उसी से डिसाइड होगा कि पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen and pistil। यहाँ पर dialogue से confuse मत होना, उसका मतलब आप क्या समझना? interaction। This dialogue is mediated by chemical component of pollen and pistil। This dialogue is mediated by, इसका मतलब है कि chemical interaction होता है, ठीक है। तो chemical interaction हमने लिख दिया। Following compatible pollination, अगर compatible pollination है, compatible pollination का मतलब है कि right type pollen grain है, तो फिर राइट टाइप पॉलन ग्रेन अगर है तो फिर क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर राइट टाइप पॉलन ग्रेन है तो कॉमन सेंस की बात है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, पॉलन ट्यूब का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, और पॉलन ट्यूब ग्रो करते 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 कहाँ जाएगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से होते हुए किसके अंदर एंटर करेगा? ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। फिर ओव्यूल के अंदर एंटर करने के बाद वो किसके अंदर एंटर करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही फीमेल गैमेट मौजूद है, और पॉलन ट्यूब को कहां तक जाना है? फीमेल गैमेट तक जाना है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस बात को देखें, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन हो गया तो अब उसके बाद क्या क्या होगा? तो उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल होगा, एंड देन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख लें, तो सबसे पहले हम लोग देख लें जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन को सबसे पहले देख ले, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन का मतलब है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ये जो पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब है, जर्मिनेशन ऑफ जो पॉलन ग्रेन है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको पढ़ाया था, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो उस समय हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद जब हमने आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ाया था, तो फिर हमने पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट को 2 स्टेज में डिवाइड किया था, ठीक है। एक इन सीटू डेवलपमेंट, एक एक्स सीटू डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही हुआ था, और एक डेवलपमेंट जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर ऑन द स्टिग्मा था, ठीक है। तब आपको याद है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो डेवलपमेंट होता है 60% केसेस में 2 सेल्ड स्टेज वहीं पर आ जाता है, ठीक है।
केवल 40% केसेस होते हैं जहां पर वहां पर 3 सेल्ड स्टेज आता है, और 60% केसेस में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्ड स्टेज आती है और उसी 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होता है, ठीक है। और फिर जब वो स्टिग्मा में आकर गिरेगा, तो फिर जब स्टिग्मा में आकर गिरेगा और कंपैटिबल पॉलिनेशन अगर हुआ है, ठीक है, तो फिर स्टिग्मा में आकर गिरने के बाद जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होते समय 3 सेल्ड स्टेज आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप पॉलन ग्रेन को याद करो, पॉलन ग्रेन को आप याद करो, 2 सेल्ड स्टेज में कौन कौन सी सेल थी, वेजिटेटिव थी, जनरेटिव थी। आपको याद आ रहा है पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, एक बड़ी सी सेल है और एक छोटी सी सेल जो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा था, खुद स्पिंडल शेप हुआ करता था, स्पिंडल शेप सेल भी था, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस भी था, उसको बोलते थे जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल विद लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल जो कि स्पिंडल शेप था, उसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप था, तो वो 2 सेल्ड स्टेज था, आपको याद है, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज। अब ध्यान देना, अब अगर 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ है, तो अब अगर 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ है, तो क्वेश्चन ये कि 3 सेल्ड स्टेज फिर कब आएगा। तो अगर 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ है, तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में आ जाएगा, और स्टिग्मा में आने के बाद जब वो जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब को बनाएगा, देन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जनरेटिव डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट। तब जनरेटिव 2 मेल गैमेट में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। और वेजिटेटिव का तो न्यूक्लियस क्या था, पहले ही था, ठीक है, वेजिटेटिव सेल तो या ट्यूब सेल तो पहले से ही थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल, और इस तरह से मिलाकर कितनी सेल्ड स्टेज आ जाएंगी, 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो आपके सामने 2 सवाल, ये है कि बताओ 60% केसेस में डिस्पर्सल किस सेल्ड स्टेज में होता है, 2 सेल्ड स्टेज में। तो जहां 2 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल होगा, वहां डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस हैं, एक इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड ऑन द स्टिग्मा। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम 2 सेल्ड स्टेज में आएगा, एंड ऑन स्टिग्मा में जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब तब आएगी 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 40% केसेस में 3 सेल्ड स्टेज मतलब वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट, ये कहां पर आ जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आ जाता है। तो 3 सेल्ड स्टेज में ही 40% केसेस में क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्पर्सल किस सेल्ड स्टेज में हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्पर्सल जो होता है वो किस केसेस में होता है, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो अगर उस केस को हम कंसिडर करें, तो सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन में क्या होता है, तो अब हमने लिख दिया डिस्कस्ड अर्लियर इन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो आपको जब हमने पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ाया है ना, तो वहां पर जाकर सारी थ्योरी देख लेना, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं क्या होता है। आपको पता है जैसे ही स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन गिरेगा, तो जैसे ही स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन करेगा, तो स्टिग्मा जो है वो शुगर सोल्यूशन को रिलीज करेगा, ठीक है। और पॉलन ग्रेन क्या करेगा, शुगर सोल्यूशन को, मॉइस्चर को, वाटर को स्टिग्मा से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूलने लगेगा, फूलेगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा, और जब एक प्रेशर डेवलप होगा तो आपको पता है इंटाइन में जर्म पोर्स, एक्साइन में जर्म पोर्स होते थे, और एक्साइन के जर्म पोर का मतलब है कि वो प्लेस, जैसे ये मान लेते हैं ये एक्साइन का जर्म पोर है, तो एक्साइन के जर्म पोर का मतलब वो प्लेस जहां स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता था। तो इंटाइन जो होता है वो एक इलोंगेशन के फॉर्म में, एक आउट ग्रोथ के फॉर्म में उसी जर्म पोर से क्या आने लगता है, बाहर आने लगता है, और उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इंटाइन के अंदर का सारा कंटेंट, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज का सारा कंटेंट कहां पर आएगा, पॉलन ट्यूब में आएगा। लेकिन पहले कौन आता है, तो आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया कि पहले कौन आ जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव का जो न्यूक्लियस आता है वो कहां पर आ जाता है, टिप में आ जाता है। ये सारी बात हम आपको लिखवा चुके हैं। तो पहले वेजिटेटिव का न्यूक्लियस टिप में आ जाएगा, ठीक है, और वो उसी टिप वाली पोजीशन में हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तभी जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो कैसी ग्रोथ होती है, एपिकल ग्रोथ होती है। तो जब सोचो कोई इलोंगेटेड चीज है ना, कोई बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई इलोंगेटेड आउट ग्रोथ है, और वहां पर टिप में अगर सोचो कि कुछ राउंडेड जैसी स्ट्रक्चर रखी हुई है, तो वो एक क्या देगा, तो वो अपने आप में क्या कहते हैं, एक वेट लगाएगा, है ना, ग्रेविटी वहां पर ज्यादा लगेगी, वहां पर एक वेट लगेगा, तो जिसकी वजह से ग्रोथ कैसी होगी, तो ग्रोथ कैसी होगी, एपिकल ग्रोथ होगी। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कैसी ग्रोथ कहा जाता है, एपिकल ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके पीछे कौन आ जाएगा, जनरेटिव आ जाएगा। जनरेटिव डिवाइड करके क्या बना लेगा, 2 मेल गैमेट, और इस तरह से कितनी सेल्ड स्टेज आ जाएगी, 3 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है।
कैलोस प्लग क्या होता है? आपको पता है कैलोस के बारे में? तो गैलोस जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, प्लांट एनाटॉमी में आपने फ्लोएम में पढ़ा होगा कैलोस पैड के बारे में। तो कैलोस जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर कैलोस प्लग बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो जितना भी कंटेंट है वो क्या नहीं जा पाता है, वो रिवर्स नहीं जा पाता है। और इस तरह से पॉलन ट्यूब जो होता है वो एपिकल ग्रोथ करते करते किधर की तरफ बढ़ेगा? तो वो एपिकल ग्रोथ करते करते किधर की तरफ बढ़ेगा? ओवरी की तरफ बढ़ेगा। और ओवरी में किधर की तरफ बढ़ेगा? ओव्यूल की तरफ बढ़ेगा। आपको याद आ रहा है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ठीक है। आपको अगर ध्यान कराएं तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में कौन सा ओव्यूल आपने देखा है? एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो ये देखो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और ये यहाँ पर क्या थे? अभी इन सब के बारे में हम लोग तो और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आपको एक जनरल आइडिया। तो ये जो पॉलन ट्यूब है, तो ये पॉलन ट्यूब ग्रो करते 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 क्या है? तो ये पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते ये देखिए माइक्रोपाइल है, ठीक है। तो इसी माइक्रोपाइल से किधर की तरफ आ रहा है? तो साइनलजिड की तरफ आ रहा है, साइनलजिड की तरफ आ रहा है। और आपको पता है एक साइनलजिड क्या होता है? डीजनरेट होता है, और उसी डीजनरेटिंग साइनलजिड के अंदर पॉलन ट्यूब क्या करता है? एंटर करता है। तो इन दो साइनलजिड में एक डीजनरेटिंग साइनलजिड के अंदर पॉलन ट्यूब क्या करता है? एंटर करता है। जो डीजनरेटिंग साइनलजिड्स होते हैं ना, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं। आपको पता है साइनलजिड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग फिलीफॉर्म कहते हैं। और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो होता है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या करता है? गाइड करता है, ताकि वो किसके अंदर एंटर कर सके? ओव्यूल के अंदर एंटर कर सके। तो ओव्यूल के अंदर एंट्री के लिए गाइड कौन कर रहा है? तो कौन गाइड कर रहा है? फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स गाइड कर रहे हैं। साइनलजिड जो होता है, एक साइनलजिड जो होता है वो डीजनरेट होता है, केमिकल्स रिलीज करता है। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को हम लोग कीमोट्रॉपिक भी कहते हैं। केमिकल की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम लोग कीमोट्रॉपिक कहते हैं। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को एपिकल ग्रोथ भी कहते हैं। डीजनरेटिंग साइनलजिड के केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो हम लोग उसको कीमोट्रॉपिक भी ग्रोथ कहते हैं। और पॉलन ट्यूब जो दो मेल गैमीट लिए रहता है वो दोनों ही मेल गैमीट को एग सेल में नहीं, डीजनरेटिंग साइनलजिड के अंदर ही क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो हम लोग फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में एक बेसिक चला गया, बेसिक क्या गया? सबसे पहले पॉलन ग्रेन कहाँ पर आकर गिरा? स्टिग्मा में आकर गिरा। मान लेते हैं 2 सेड स्टेज में आकर गिरा, ठीक है। फिर स्टिग्मा से उसने शुगर सोल्यूशन को, मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब किया, फूला, ठीक है। फिर जो इंटाइन का कंटेंट है वो जर्म पोर के थ्रू क्या आएगा? बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की जो टिप है उसमें कौन आ जाएगा? वेजिटेटिव का न्यूक्लियस आ जाएगा, और वो हमेशा अपनी टर्मिनल पोजीशन पे ही को एक्वायर कर लेता है। ये बात आप सब आपको लिखवा चुके हैं, ठीक है। और फिर उसके पीछे कौन आ गया? जनरेटिव आ गया। जनरेटिव डिवाइड करके क्या बना लेगा? 2 मेल गैमेट बनाएगा। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो टिप में होगा, तो जिसकी वजह से टिप में क्या लगेगा? तो टिप में अच्छी खासी ग्रेविटी लगेगी, है ना। मतलब टिप में एक तरह से आप कह सकते हैं कि टिप में अच्छा खासा क्या लगेगा? तो अर्थ की तरफ से एक पुलिंग फोर्स लगेगा टिप में अच्छा खासा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी वो कैसी ग्रोथ होगी? वो धीरे धीरे एपिकल ग्रोथ होगी, है ना। टिप पर ग्रोथ होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिकल ग्रोथ होगी। और जनरेटिव डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगा, 3 सेड स्टेज आ जाएगी। कैलोस प्लग होंगे जिसके थ्रू से ये जो कंटेंट है ये वापस रिवर्स नहीं जा पाएगा। और ये पॉलन ट्यूब किसकी तरफ आएगा? ओव्यूल की तरफ आएगा। ओव्यूल की तरफ आने के लिए उसको कौन गाइड कर रहा होगा? तो ओव्यूल की तरफ आने के लिए डीजनरेटिंग साइनलजिड्स होते हैं, साइनलजिड में फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये सब उसको गाइड करेंगे। तो डीजनरेटिंग साइनलजिड केमिकल्स को रिलीज करेगा, तो केमिकल्स के थ्रू गाइडेड होता है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को एपिकल ग्रोथ के साथ साथ हम लोग कीमोट्रॉपिक ग्रोथ भी कहते हैं। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि अगर 2 सेड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ है तो 3 सेड स्टेज कब आएगा? ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। और अगर 3 सेड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ है तो मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के पास फ्रॉम द बिगिनिंग है, ठीक है। मतलब स्टिग्मा में लैंड करने से पहले ही है। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर इन द पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। कहाँ पढ़ाया हमने आपको? आप देखना जाके जब हमने आपको पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ाया। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन। Those plants where pollination occurs at 2 cell stage. Here, generative cell divides to form 2 male gamete during the growth of pollen tube. तो during the growth of pollen tube. तो ये बात आपको हमने अभी बता दिया, ठीक है। Where pollination takes place at 3 cell stage, pollen tube और pollen grain carries 2 male gametes from the beginning. ठीक है, तो वहाँ पर pollen grain जो होता है वो male gamete को पहले से ही कैरी कर रहा होता है। One pollen tube develops into
अब देखो क्या होता है, एक कंडीशन होती है मोनोसाइफिनस, एक कंडीशन होती है पॉलीसाइफिनस, ठीक है। तो कैप्सेला और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में सिर्फ एक पॉलन ट्यूब बनती है, तो उसको हम लोग मोनोसाइफिनस कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जैसे मालवेसी फैमिली हो गई, ठीक है, और ये आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली हो गई, वहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइफिनस कहते हैं। तो वन पॉलन ट्यूब डेवलप्स इन कैप्सेला में, एंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म उस कंडीशन को मोनोसाइफिनस कहते हैं, एंड मोर देन वन पॉलन ट्यूब डेवलप्स इन मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी, इट इज कॉल्ड पॉलीसाइफिनस, उस कंडीशन को पॉलीसाइफिनस कहते हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए दो एलिमेंट जरूरी होते हैं, उसका नाम क्या है, बोरॉन एंड कैल्शियम, ठीक है। पॉलन ट्यूब कैसी ग्रोथ को शो करता है, एपिकल ग्रोथ को शो करता है, और साथ ही साथ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को शो करता है। कहते हैं पॉलन जर्मिनेशन के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है, तो पॉलन जर्मिनेशन के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। जल्दी से अब हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर डालते हैं, ठीक है। एंटोमोफिली, तो पॉलिनेशन जब इंसेक्ट की मदद से होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली के केस में जो मेनली पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बीज के थ्रू होता है, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, तो जब एंटोमोफिली होते हैं तो फ्लावर लार्ज होता है, कलरफुल होता है, उसके पास प्रॉपर फ्रेग्रेंस होती है, प्रॉपर नेक्टर होता है, उसको फ्लोरल रिवॉर्ड्स देना है, नेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। अगर फ्लावर स्मॉल होता है तो वो क्लस्टर होकर क्या बना लेता है, इन्फ्लोरेसेंस बना लेता है, ठीक है। अगर फ्लावर फ्लाई से और बीटल से पॉलिनेटेड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो फॉल ऑर्डर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एमार्फोफैलस और रेप्लिसिया में आपको मिलेगा। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, और स्टिकी किसकी वजह से होते हैं, पॉलन किट की वजह से होते हैं। इसका सिक्रीशन कौन करता है, टैपेटम करता है, हमको ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, रफ होती है। बी जो होता है वो ऑरेंज और येलो को प्रेफर करता है क्योंकि वो रेड और ग्रीन के लिए कलर ब्लाइंड होता है। कुछ फ्लावर के पास अट्रैक्टिव ब्रैक्ट होते हैं जैसे कि बोगेनविलिया, और मसिंडा के पास जो होता है वो एडवर्टीजिंग फ्लैग होता है जो कि एक सेपल का मॉडिफिकेशन होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन में साल्विया में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग सेज प्लांट कहते हैं। इसमें लीवर मैकेनिज्म होती है, टर्न पाइप मैकेनिज्म होती है। लीवर के बारे में आपको पता है, इसमें आपको पता है 2 बाइलेबिएट कोरोलेट ट्यूब होता है, 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पेटल के फ्यूजन से बनते हैं। अपर लिप होता है, लोअर लिप होता है। इसमें जो एंथर होता है वो बाई लोब है, एक लोब तो अपर लिप के पास, दूसरा लोब लोअर लिप के पास होता है। लॉन्ग कनेक्टिव के थ्रू कनेक्ट होता है, और एक शॉर्ट फिलामेंट होता है, बाकी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, ठीक है। प्रोटेंटस कंडीशन होता है। ये ऊपर वाला फर्टाइल होता है एंथर, और नीचे वाला स्ट्राइल होता है। जब नेक्टरीज के लिए, नेक्टर के लिए इंसेक्ट इसको विजिट करता है तो यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, यहाँ पर एक पुश करेगा। जैसे ही ये पुश करेगा तो ये नीचे की तरफ, अंदर की तरफ पुश करेगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, और इसके पॉलन ग्रेन इसकी बैक में क्या हो जाते हैं, डस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही वो किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा जिसकी स्टिग्मा मैच्योर है, तो फिर वो इसकी स्टिग्मा इसके बैक को टच करेगा, पॉलिनेट हो जाएगा। साल्विया की जो फैमिली होती है वो लेबिएटी होती है, लेमिएसी होती है। इसमें बाइलेबिएट कोरोलेट का मतलब हमने आपको बता दिया। डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन के बारे में आपको बता दिया। ट्रैप डोर मैकेनिज्म हाइपेंथोडियम में होती है। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जो होती है वो एरिस्टोलोकिया में होती है। पिस्टन मैकेनिज्म जो होती है वो सेंचुरी प्लांट में होती है। मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो ऑफ्रिस होता है वो सेक्सुअल डिसीट के थ्रू क्या कराता है, अपना पॉलिनेशन बीज और बम्बल बी से कराता है। उस केस में क्या होता है, सूडोकोप्लेशन होता है। जो ऑर्किड का फ्लावर होता है उसका एक पेटल किससे रिजेम्बलेंस को शो करता है, या उसके पेटल किससे रिजेम्बलेंस को शो कर रहे होते हैं, फीमेल बी से। और फीमेल बी से रिजेम्बलेंस शो करने की वजह से मेल बी अट्रैक्ट होता है, सूडोकोप्लेट करता है, और इसी इवेंट में, इसी कंडीशन में उसमें क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। इसको हम लोग सेक्सुअल डिसीट कहते हैं, और यहाँ पर सूडोकोप्लेशन ऑब्जर्व होता है। ये को एवोल्यूशन का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये को एवोल्यूशन का ऐसा अच्छा एग्जाम्पल होता है कि फीमेल बी का अगर कलर पैटर्न किसी वजह से चेंज हो जाता है तो फिर पॉलिनेशन सक्सेस तब तक के लिए रिड्यूस हो जाता है जब तक कि वापस से फ्लावर का पेटल अपने आप को फीमेल बी जैसा ना बना ले, ठीक है। रेफ्लिसिया के केस में, जहाँ रेफ्लिसिया जो होता है वो लार्जेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म होता है, लार्जेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म होता है। उस केस में रेफ्लिसिया और एमार्फोफेलस दोनों ही केस में आपको पता है रॉटन मीट जैसी स्मेल, फॉल ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, तो वो फ्लाइज को अट्रैक्ट करेंगे। तो रेफ्लिसिया भी कैरियन फ्लाइज को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर सीड का डिस्पर्सल किससे होता है, एलिफेंट से होता है। ये जो एक्वेटिक प्लांट है निम्फिया, निलंबो एंड एलिस्मा, ये किससे पॉलिनेट होते हैं, तो ये किससे पॉलिनेट, एक्वेटिक होते हुए भी इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, मतलब एंटोमोफिली होता है। ऑर्निथोफिली में बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, सनबर्ड, हमिंग बर्ड इसका एग्जाम्पल होगा। मिर्मिकोफिली में आंट और वेब्स, आंट और टर्माइट से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। मेलकोफिली में जो होता है वो स्नेल से पॉलिनेशन होता है, और ऑफियोफिली में स्नेक से पॉलिनेशन होता है। कोबरा प्लांट
उसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो नाइट फ्लावर होते हैं वो हाईली सेंटेड होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, मॉथ से पॉलिनेट होते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पॉलन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन होता है, इस बात को पता करने के लिए कि पॉलन ग्रेन राइट टाइप है या फिर रॉन्ग टाइप है, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, राइट टाइप और रॉन्ग टाइप का डिसीजन कैसे होगा, अगर वो दोनों के बीच में एक डायलॉग होगा जो कि केमिकली मेडिएटेड होता है। पॉलन और पिस्टिल दोनों के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो राइट टाइप पॉलन ग्रेन होगा तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, रॉन्ग टाइप होगा तो रिजेक्शन होगा, मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा भी तो फिर फीमेल प्लांट जो फीमेल फ्लावर का जो पिस्टिल है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या कर देगा, रिटार्ड कर देगा। राइट टाइप पॉलन ग्रेन को हम लोग कंपेटेबल कहते हैं, रॉन्ग टाइप को हम लोग इनकम्पेटेबल कहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनकम्पेटेबल कौन होता है, डिफरेंट स्पीसीज का भी होता है और सेम स्पीसीज सेम प्लांट का भी हो सकता है अगर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद किसके पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, तो पिस्टिल की बात होती है। कैसे होती है, तो दोनों के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है, और अगर राइट टाइप है तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और अगर रॉन्ग टाइप है तो क्या हो जाएगा, रिजेक्शन है। रिजेक्शन में क्या क्या होता है ये बात समझ में आ गया। दोनों के बीच में कॉन्टिन्यूस डायलॉग होता है, एंड कॉन्टिन्यूस डायलॉग मेडिएटेड बाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये भी आपको बताया। अगर कंपेटेबल पॉलिनेशन है तो फिर उसके बाद क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, फिर पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, किधर की तरफ होगी, पॉलन ट्यूब जो होगा वो ग्रो करेगा, एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, और फिर ओव्यूल के बाद एंटर करेगा वो एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो इसका अगर हम लोग फर्स्ट इवेंट देखें जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, तो 2 सेल्ड स्टेज में अगर डिस्पर्सल हुआ है तो जर्मिनेशन जब होगा तो 3 सेल्ड स्टेज आएगी। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब 3 सेल्ड स्टेज आएगी, ठीक है। कब कैसे आएगी, तो इसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो मॉइस्चर को, शुगर कंटेंट को स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करेगा, फूलेगा और पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा जर्म पोर से। सबसे पहले वेजिटेटिव का न्यूक्लियस टिप में आ जाता है, वहीं परसिस्ट करता है, तो इसकी वजह से इसकी ग्रोथ एपिकल होती है। जनरेटिव उसको फॉलो करता है, डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाता है। तो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है। कैलोस प्लग के थ्रू इनका जो मटेरियल होता है वो वापस रिवर्स नहीं जा पाता है। क्लियर हो गई बात। इसका जो बेस्ट टेम्परेचर होता है इसकी ग्रोथ के लिए वो 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके जर्मिनेशन के लिए कैल्शियम एंड बोरॉन क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट को भी शो करता है, एपिकल ग्रोथ को भी शो करता है, ठीक है। अगर 3 सेल्ड स्टेज में डिस्पर्सल हुआ है तो ये मेल गैमेट को फ्रॉम द बिगिनिंग क्या कर रहा होता है, कैरी करता है। एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो मोनोसाइफनस कहते हैं। कैप्सुला में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मोनोसाइफनस होता है, और अगर मालवेसी और कुकुरबिटेसी का केस देखें तो वो पॉलीसाइफनस वाला केस होता है, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मोर देन 1 पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।